दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पहले भी किसी चैनल पर देख चुके हो तो भी इस वीडियो को मिस मत करना। भले मैं इस मूवी को कितना भी डिटेल्ड में रिव्यू कर लूं, लेकिन जो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे उससे मैं शर्त लगाता हूं कि सिर्फ शुरू के 20 मिनट्स के अंदर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी इस मूवी को सिनेमा हॉल में जाकर देख कर आए और उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं ऐसी डिटेल्स को रिवील करूंगा जो आप देखने के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। अब भाई, इस काम में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। खैर, तो दोस्तों, इस मूवी को शुरू करने से पहले हमें 1 मिनट के लिए इस मूवी के पिछले पार्ट की कुछ डिटेल्स को देखना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अथर्व नाम का आदमी, उसकी बीवी, उसका बेटा और उसकी बेटी, ये सभी प्रताप नाम के अनजान आदमी से मिलते हैं और फिर उस मुलाकात के दौरान प्रताप अथर्व की बेटी आर्या पर वशीकरण कर लेता है और फिर जो होता है वो हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। तो अब ये दूसरा पार्ट स्टैंड करता है उस हादसे के ठीक 12 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि अथर्व ने प्रताप को तब से अपने घर के एक अबेंडेंड रूम में कैद करके रखा था और सिर्फ कैद नहीं, उसने उसको बांध कर रखा था। साथ ही वो उसको खाने के लिए सड़ा हुआ खाना और जानवरों का मांस परोसता था। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि उसने तो अपनी बेटी को प्रताप से छुड़ा लिया था? तो इसकी वजह थी उसकी बेटी आर्या। जी हाँ दोस्तों, आर्या 12 साल बाद आज भी प्रताप के वशीकरण में है और तब से उसके फेस पर एक ही एक्सप्रेशन है, वो भी मुस्कुराने का। अब प्रेजेंट में अथर्व उस दिन के इंतजार में है जब उसकी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन तब तक वो उम्मीद लगाए हुए है और उसने प्रताप को बांध कर रखा है ताकि वो दिन रात उसे वैसे ही तड़पा सके जैसे वो अपनी बेटी आर्या के लिए तड़प रहा है। तो अब यहाँ से पिछले पार्ट की डिटेल्स खत्म होती हैं और शुरू होती है इस दूसरे पार्ट की कहानी। तो सबसे पहले हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में झगड़ते हुए अपने पिता के साथ कार में स्कूल के लिए निकलती हैं। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसे उसकी सीनियर्स अक्सर बुली करती थी, इसलिए आज उसकी माँ उसे समझा रही थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जो लड़कियां तुम्हारे साथ ऐसा करती हैं उनके खिलाफ खड़े होना सीखो, नहीं तो उनके इरादे और बढ़ जाएंगे। इसी बीच एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका पिता बस के सामने आकर अपनी कार को रोकता है और अपनी बेटी को ड्रॉप कर देता है। फिर हम रास्ते में एक और लड़की को देखते हैं जो रोज देर से उठती थी और जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर निकलती थी। अब आज भी वो ऐसा ही कर रही थी, जबकि उसके पिता उससे कह रहे थे कि जल्दी उठकर पूजा पाठ किया करो, क्योंकि ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं। इस तरह अब सभी लड़कियां स्कूल पहुंच जाती हैं और गेट पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका शायद किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि उसके पिता उसे डांट रहे थे कि चुपचाप स्कूल से घर आना और उस लड़के के आसपास मत रहना। इसी बीच कुछ लड़कियां प्लेग्राउंड में खेल रही होती हैं जो प्रेयर शुरू होने से पहले जल्दी से क्लास की तरफ निकल पड़ती हैं। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल भी अब स्कूल में एंटर करती है और अब तक प्रेयर का टाइम हो चुका था, इसीलिए सभी लड़कियां स्कूल के अंदर पहुंच जाती हैं और प्रेयर शुरू हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि 2 और लड़कियां गेट पर आती हैं, लेकिन प्रेयर खत्म होने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है। दोस्तों, अभी तक मूवी में कोई खास डायलॉग नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर हमें स्टोरी से बाउंड कराना चाहते हैं और वैसा होता भी है, इसलिए एक एक सीन को मैं डिटेल में रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है स्कूल के ब्रेकफास्ट टाइम पर, जहाँ सभी लड़कियाँ मेस के अंदर पहुँच जाती हैं। अब स्कूल के हिसाब से वहाँ कई मेस थी, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर मेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां खाना खाते वक्त आपस में बातें करने में बिजी होती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो लड़की जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ करके स्कूल आई थी, उसकी ड्रेस पर अचानक किसी दूसरी लड़की से थोड़ा खाना गिर जाता है, जिस वजह से वो अपनी ड्रेस को साफ करने वॉशरूम में चली जाती है। अब धीरे धीरे सभी लड़कियां अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हैं जो उन्हें मेस से मिला था। इसके बाद अचानक से सभी लड़कियां एक एक करके चुप होने लगती हैं और सभी के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदल जाते हैं। फिर एकदम से सभी लड़कियों की सांसें तेज होने लगती हैं, जैसे कि वो किसी चीज से घबरा रही हों और कुछ कहना चाहती हों। अब यही चीज वहाँ की मेड नोटिस कर लेती है कि अचानक इन लड़कियों को क्या हो गया और ये सब शांत क्यों हैं। फिर अचानक एक लड़की अपनी सीट से गिरकर बेहोश हो जाती है और तभी उस मेस के अंदर एक अनजान आदमी की एंट्री होती है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। अब वो लड़कियां उसको देखते ही एकदम से सहम जाती हैं कि तभी वो आदमी सीधा अपने सामने बैठी 10 लड़कियों के पास जाता है और उन सभी से उनका नाम पूछता है। वो लड़कियां भी डरते हुए अपना नाम एक एक करके बोलने लगती हैं, जैसे इस काम के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा हो। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी के पास अपनी अपनी घड़ी है?
तो सभी लड़कियां हाँ में जवाब देती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब टीचर अपनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं और इसी बीच जब एक लेडी टीचर अपनी क्लास में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वहां कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो हैरान होते हुए क्लास से बाहर जाती है और तभी उसे स्कूल के टेरेस से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी हो। इसके बाद जब वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन बाहर की तरफ भागती है। बाहर आते ही वो देखती है कि एक लड़की ने स्कूल की छत से छलांग लगा दी थी जो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर उस टीचर की चीख निकल जाती है और वो चीख सुनते ही वॉचमैन पीछे से भागता हुआ वहां आता है और फिर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऊपर 9 और लड़कियां स्कूल के टेरेस पर खड़ी थी और कूदने के लिए तैयार थी। अब ये देखकर वो टीचर फौरन भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और उसे बुलाकर लाती है। फिर वो प्रिंसिपल भागती हुई बाहर आती है और देखकर डर जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी वॉचमैन उसे दिखाता है कि कम से कम 9 और लड़कियां स्कूल के टेरेस पर चढ़ी हुई हैं। जिसके बाद वो प्रिंसिपल चिल्लाकर सबसे कहती है कि वो पीछे हट जाएं। लेकिन वो लड़कियां उससे रोते हुए कहती है कि मैम, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे पास आया तो हम कूद जाएंगे। ये सुनकर अब प्रिंसिपल भागती हुई वॉचमैन और एक टीचर के साथ टेरेस पर जाती है और वहां पहुंचते ही सभी लड़कियों को फौरन नीचे उतरने को कहती है। लेकिन वो लड़कियां हाथ हिलाते हुए प्रिंसिपल को मना करती हैं कि वो उनके पास ना आए वरना वो सच में कूद जाएंगी। प्रिंसिपल पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि उन्हें एक अंकल ने कहा है कि उनको ठीक 3 बजे टेरेस से नीचे कूदना होगा, लेकिन इसी बीच अगर उन्हें कोई बचाने की कोशिश करे तो उन्हें फौरन कूदना होगा। अब प्रिंसिपल पूछती है कि कौन सा अंकल, किसकी बात कर रही हो तुम सब। लेकिन वो लड़कियां बस यही रट लगाए रहती हैं कि उन्हें मरना नहीं है। तभी अचानक वॉचमैन चुपके से जाकर एक लड़की का पैर पकड़ता है ताकि वो उसे बचा सके, पर इतने में वो लड़की उसके हाथ लगाते ही कूद जाती है। और चूंकि दूसरी लड़की को ये लगता है कि अब वॉचमैन उसे बचाने की कोशिश करेगा तो वो भी फौरन कूद जाती है। ये देखकर प्रिंसिपल फौरन वॉचमैन को वापस बुला लेती है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और इतने में घड़ी के अंदर 3 बज जाते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां प्रिंसिपल की तरफ देखती हैं और फिर आखिर में उसी के सामने एक साथ ऊपर से कूद जाती हैं। अब सीन यहाँ से एकदम शांति में शिफ्ट होता है, जहाँ हम अथर्व को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ अपने घर की छत पर होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अथर्व की बीवी और बेटा मर चुके थे, तो वो अब सिर्फ आर्या के लिए जी रहा था, जबकि आर्या अभी भी उस वशीकरण में थी और उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल थी। फिर हम देखते हैं कि अथर्व आर्या को छत से नीचे लाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। इसके बाद वो अपने और आर्या के लिए नाश्ता बनाता है और ये काम करने के बाद वो अपने डेली रूटीन में लग जाता है, जो था प्रताप को चाय पत्ती खिलाना। अब ऐसा वो क्यों कर रहा था कि हमें पिछले पार्ट से समझ में आता है, क्योंकि प्रताप ने आर्या को ऐसे ही वश में करके चाय की पत्ती खिलाई थी, तो उसका बदला अब अथर्व उसको रोज यही खिलाकर ले रहा था। खैर, आज चाय की पत्ती खत्म हो जाती है, इसलिए वो घर को सारे पर्दों से ढककर सुपरमार्केट चाय पत्ती लेने जाता है। लेकिन वहाँ टीवी पर चल रही न्यूज में अथर्व सुनता है कि शहर के एक नामी स्कूल के अंदर 10 लड़कियों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है, जबकि ना कोई एग्जाम्स थे और ना ही कोई रिजल्ट की खबर। तभी मीडिया ब्रीफिंग में स्कूल की प्रिंसिपल बताती है कि किसी अंकल ने उन्हें कहा था कि उन्हें छत से ठीक 3 बजे कूदना पड़ेगा, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो कह रही थी कि अगर मैं पास गई तो वो अभी के अभी कूद जाएंगी। अब ये सुनकर सुपरमार्केट में मौजूद अथर्व के कान खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो फौरन वहाँ से चाय पत्ती लेकर निकल जाता है। इधर स्कूल में अब तक पुलिस पहुँच जाती है और स्कूल में सभी पेरेंट्स की एंट्री बंद करवा दी जाती है ताकि क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ ना हो पाए और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि सभी पेरेंट्स की भीड़ वहाँ जमा हुई पड़ी थी और हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब अथर्व हड़बड़ाता हुआ अपने घर आता है और सीधे प्रताप के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अब इतने सालों से अथर्व ने उसे जिस हाल में रखा हुआ था, उस वजह से प्रताप काफी कमजोर हो चुका था और ऊपर से उसका शरीर भी अब ज्यादा मूवमेंट नहीं करता था। खैर, अब अथर्व उससे पूछता है कि क्या तेरे जैसे और भी लोग हैं? तो ये सुनकर प्रताप हंसने लगता है, जिसे देखकर अथर्व पल भर में समझ जाता है कि उसके जैसे और भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और प्रताप जरूर उसे जानता है जो स्कूल में ये सब कर रहा है। वहीं स्कूल में पुलिस सभी से पूछताछ में लगी होती है और इसी बीच हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी ड्रेस पर खाना गिरने की वजह से वो वॉशरूम में चली गई थी और उसने वो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जिस वजह से उस पर वशीकरण का असर नहीं हुआ था। यानी एक चीज साफ हो जाती है कि ये वशीकरण मेस के उस खाने के जरिए ही उन लड़कियों पर किया गया था। खैर, अब वो लड़की पुलिस को
बताती है कि जब वो वॉशरूम में गई थी तो उसने किसी को मेस के अंदर आते हुए देखा था और उसके बाद जो भी हुआ उसकी वजह से वो डर गई और वापस वॉशरूम में जाकर छुप गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर पुलिस वाला जो इस मामले को देख रहा था उसे लग रहा था कि ये सब स्कूल का ही किया धरा होगा, जरूर उन लड़कियों के साथ किसी ने कुछ किया होगा जिस वजह से वो ऊपर से कूद गई। इसलिए अब वो मेस में मौजूद बाकी लड़कियों से पूछताछ करने के लिए जाता है ताकि उनसे सारी सच्चाई जान सके। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर मेस में आता है तो फौरन उन्हीं में से एक लड़की उठती है और ऑफिसर के पास आती है और अब वो उस ऑफिसर को बताती है कि सर, हमें अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से प्रताप नाम के आदमी को ढूंढें, क्योंकि अगर उसको नहीं ढूंढा तो ये सब बस एक शुरुआत है, आगे जो कुछ होगा उससे पूरा शहर दहल जाएगा। अब वो ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारा अंकल है कहाँ? तो लड़की कहती है कि सर, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि अंकल ने बताने से मना किया है। ये सुनकर पास खड़ी प्रिंसिपल भड़क जाती है और कहती है कि कौन है वो अंकल, किसकी बात कर रही हो और आखिर उसकी बातें तुम लोग क्यों मान रही हो? तभी वो ऑफिसर कहता है कि मैडम, थोड़ा शांत रहिए और मुझे बात करने दीजिए। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि और क्या मैसेज है, जिस पर वो लड़की कहती है कि सर और कुछ नहीं, लेकिन आपको उस प्रताप नाम के आदमी को जल्दी ढूंढना होगा वरना ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अब ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये अंकल कौन है और वो प्रताप को क्यों ढूंढ रहा है, साथ ही वो किस प्रताप की बात कर रहा है, क्योंकि प्रताप तो कई आदमियों के नाम होंगे। अब सभी एकदम से शांत होते हैं कि इतने में वो लड़की सभी लड़कियों से कहती है, सुनो तुम सब, मैंने पहला मैसेज दे दिया है, इसलिए अब तुम स्टार्ट कर सकती हो। अब उसके ऐसा कहते ही मानो सभी लड़कियों पर भूत सवार हो जाता है और एकदम से सभी वहां से निकलकर भागने लगती हैं, जैसे कि किसी जंगली जानवर को पिंजरे में से आजाद किया गया हो। अब रास्ते में कौन है क्या है इसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस स्कूल से बाहर भागने लगती हैं और रास्ते में आने वाले हर आदमी हर चीज को तहस नहस कर देती हैं, जैसा अक्सर ज़ोंबीज की मूवीज में होता है। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों के हाथों में भी नहीं आती और उनको भी घायल कर देती हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी मारकर भागने लगती हैं। उन लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे ये कोई करवा रहा हो, क्योंकि उनको खुद पर लग रही चोटों का भी एहसास नहीं होता। वो होटल में लोगों को मारती हैं, रास्ते में आते जाते लोगों को मारती हैं और यहाँ तक कि एक लड़की पेट्रोल पंप के पास जाकर लाइटर की मदद से उस पेट्रोल पंप तक को उड़ा देती है, जिसमें वो खुद भी मारी जाती है। इसके बाद अब हर न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज होती है कि जहाँ कहीं भी ये लड़कियां दिखें तो लोग खुद का बचाव पहले करें। ऊपर से वो प्रिंसिपल काफी डर गई थी क्योंकि उसने मेस के अंदर काम करने वाली लेडीज की लाशों को देख लिया था, जिसे देखकर वो और ज्यादा घबरा गई थी। उधर अब अथर्व न्यूज में आगे सुनता है कि पुलिस इस वक्त किसी प्रताप को ढूंढ रही है और ये नाम सुनते ही अथर्व के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो शक में था। इसीलिए अब उसे कंफर्म हो चुका था कि वो आदमी असल में इसी प्रताप को ढूंढ रहा है जो उसके घर में बंद है। खैर, अब ये न्यूज सुनने के बाद अथर्व एक शोरूम में जाता है जहां से वो बड़े बड़े बॉक्स में कुछ लेकर आता है, लेकिन वो क्या था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर वो घर आकर सभी बॉक्सेस को एक एक करके घर के हर कोने में लगा देता है और उसके बाद अपनी कार निकालकर रात के वक्त कहीं निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि ऑफिसर ने अभी तक बच्चों को स्कूल से निकलने की इजाजत नहीं दी थी और उसके सामने मेस में जो कुछ हुआ उससे वो समझ चुका था कि ये मामला कुछ और ही है। खैर, वो पेरेंट्स यहाँ से अपने बच्चों को ले जाने की जिद कर रहे होते हैं, जबकि वो पुलिस ऑफिसर सभी पेरेंट्स को समझा रहा होता है कि इस सिचुएशन को समझो, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इसके बाद वो लड़की जिसने पहला मैसेज दिया था वो वापस से उस ऑफिसर को आकर बताती है कि उनके पास बस 5 मिनट हैं और इन्हीं 5 मिनट्स में पुलिस वालों को उस प्रताप नाम के आदमी को ढूंढना होगा। तभी वो ऑफिसर पूछता है कि 5 मिनट ही क्यों, जिस पर वो लड़की बताती है कि अंकल ने कहा था कि अगर 5 मिनट में उसे नहीं ढूंढा तो इतना बुरा होगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो सुबह हुआ वो अगर कम था तो आगे आने वाली चीज और भयानक होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है जो ऑफिसर से कहता है कि सर, एक आदमी आया है जिसे पता है कि प्रताप कहाँ है। अब ये सुनकर ऑफिसर फौरन उस आदमी को अंदर बुलाता है और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। अब अथर्व आकर सबके सामने कहता है कि प्रताप उसके पास है और जिसे भी वो चाहिए उसे पहले मुझसे मिलना होगा। इसके बाद अथर्व जाकर सीधा उसी लड़की से पूछता है कि प्रताप के मिलने के बाद क्या करना है, ये नहीं बताया उस अंकल ने। तो हम देखते हैं कि वो लड़की घबराते हुए कुछ कहती ही नहीं, यानी ना तो वो हाँ करती है और ना ही ना।
फिर अथर्व सभी को बताता है कि इन सभी लड़कियों पर वशीकरण हुआ है और इन सबको एक आदमी ने अपने वश में किया हुआ है और वही ये सब करवा रहा है, क्योंकि वो इन लड़कियों से जो जो बोलेगा आपकी बेटियों को वो सब करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। ये सुनकर अब वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अरे आते ही क्या बकवास शुरू कर दी तुमने। एक तो यहाँ पर सभी लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, ऊपर से तुम फालतू बातें कर रहे हो। और कहाँ है प्रताप, हमें बताओ। पर तभी अथर्व ऑफिसर को बताता है कि सर, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे ज्यादा देख और झेल चुका हूँ, इसलिए अगर उस आदमी को प्रताप चाहिए तो पहले मुझसे मिलना होगा। तो वो ऑफिसर कहता है कि हमें पता ही नहीं कि वो अंकल कहाँ है, तो वो तुमसे मिलेगा भी कैसे। जिस पर अथर्व कहता है कि आपको क्या लगता है इन लड़कियों को एक ही बार में ये सब कुछ सिखा दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आदमी यहीं मौजूद है और यहीं कहीं आप लोगों के बीच में है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इन लड़कियों को अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देगा। फिर अथर्व खुद जाकर मेस के सबसे पीछे वाले एरिया में देखता है तो वहाँ उसे वही आदमी दिखता है जो ये सब करवा रहा था, और इस वक्त वो लड़कियों के बीच नॉर्मल दूसरे लोगों की तरह खड़ा हुआ था। तभी वो आदमी अथर्व से कहता है कि वाकई तुमने ये सब झेला होगा, क्योंकि इतना अंदाजा कोई पहली बार में लगा ही नहीं सकता। अब हमें यहाँ पर इस आदमी का नाम बताया जाता है जो था राजनाथ। इसके बाद राजनाथ सबके बीचों बीच आता है और सबके सामने आकर उस लड़की से कहता है कि अगर मेरे पास कोई आया तो तुम खुद को जला लोगी। और ये सुनकर वो लड़की हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद राजनाथ वापस से उस लड़की से पूछता है कि मैंने बताया तो था कि अगर प्रताप का पता मिल जाए तो क्या करना है, तो फिर तुमने इस आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो लड़की घबराते हुए कहती है कि मैं भूल गई थी कि मुझे आगे क्या कहना है। अब ये सुनकर राजनाथ गुस्से में उस लड़की को एक थप्पड़ मार देता है और फिर सबके सामने चिल्लाकर उस लड़की से कहता है कि अपने हाथ की नस काट लो, यही तुम्हारी सजा है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स वहीं पर मौजूद होते हैं जो उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो लड़की फिर भी सबके सामने अपनी कलाई की नस काट लेती है। और ये नजारा देखकर राजनाथ बहुत खुश होता है और साथ ही उस लड़की को कहता है कि अगर कोई भी तेरे पास आए तो तू अपने हाथ की नस काटते रहना। और इतना बोलकर वो खुद पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वो एक साइको की तरह हंस रहा होता है और उसे ऐसा करवाने में मजा आ रहा था। तभी उस लड़की की माँ आकर राजनाथ के पैरों में गिर जाती है और उससे अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है, लेकिन राजनाथ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं उस लड़की के हाथ से अब तक इतना खून बह चुका था कि वो इस वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से में उस पुलिस ऑफिसर को घूर रही होती है, क्योंकि वो ऑफिसर राजनाथ को चुपके से गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी वो लड़की एकदम से बेकाबू हो जाती है और उल्टा उस ऑफिसर के पेट में चाकू ही चाकू मारने लगती है, जिससे वो पुलिस वाला बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद राजनाथ पहले उस लड़की से कहता है कि ऑफिसर के हाथ से गन ले लो, और फिर वो उस ऑफिसर से हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे होशियारी नहीं करना, वरना मेरी वशीकरण की हुई लड़कियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। खैर, इसी बीच हम अथर्व को देखते हैं, जिस पर इन चीजों का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, और इसकी वजह जरूर उसका पास्ट होगा, क्योंकि जो ये पेरेंट्स आज देख रहे थे वो अथर्व पहले ही देख चुका था और उसे पता था कि उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अथर्व खुद भी लाचार और बेबस खड़ा था, क्योंकि वो चाहकर भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। खैर, अब राजनाथ प्रिंसिपल से कहकर पहले सभी पेरेंट्स को बाहर निकलवाता है, जिस पर वो पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर होने के लिए मना करने लगते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सभी से रिक्वेस्ट करती है और साथ ही अथर्व भी सभी से कहता है कि बाहर जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों की जान चली जाएगी। पर इतने पर भी जब वो पेरेंट्स वहाँ से नहीं जाते तो राजनाथ एक और खौफनाक कदम उठाता है। वो सभी लड़कियों से पूछता है कि आखिर गन चलाना किसे आता है। तो एक लड़की अपना हाथ उठा देती है, क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शूटिंग करना सीख रही थी। तो अब राजनाथ उससे उसी के पेरेंट्स को शूट करने को कहता है और वो लड़की ठीक यही करती है, जिसे देखकर वहाँ सभी पेरेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह अब थोड़ी देर में सभी पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ अथर्व और राजनाथ रह जाते हैं। इसके बाद राजनाथ अथर्व से पूछता है कि अब बताओ प्रताप कहाँ है। तो अथर्व उससे अकड़कर कहता है कि उसने प्रताप को 12 सालों से कैद करके रखा है, वो भी अपने पास बांधकर। ये सुनकर राजनाथ गुस्से में आ जाता है और फिर हैरान होकर पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुमने उनको कैद कैसे किया, ये नामुमकिन है। वो आगे कहता है कि किस तरह के आदमी हो तुम। मैंने देखा कि जब मैं लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो ये सुनकर अथर्व कहता है कि वो लड़कियां उसकी कोई रिश्तेदार नहीं लगती, इसलिए उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि चाहे अब कोई कुछ भी कर ले, वो लड़कियां अब कभी ठीक नहीं होंगी।
लेकिन फिर वो राजनाथ से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं प्रताप को तुम्हें नहीं दूंगा। तो राजनाथ उससे कहता है कि अगर तुम मुझे प्रताप को दे दोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। जिस पर अथर्व राजनाथ से कहता है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसको पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा सकता हूं। इस पर वो उससे कहता है कि मेरी एक बेटी है जिस पर प्रताप ने 12 साल पहले वशीकरण किया था और तब से लेकर अब तक वो आज भी ठीक वैसी ही है, इसलिए अगर तुम उसे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें प्रताप दे दूंगा। ये सुनकर राजनाथ गुस्से से कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, फिर मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूंगा। तो अथर्व कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे एक कुत्ते को 12 साल से कैद करके रखा हुआ है, इससे बड़ी औकात और क्या चाहिए तुम्हें। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में राजनाथ उसे रोक लेता है। इसके बाद राजनाथ फौरन प्रिंसिपल को बुलाता है और बाहर जाने के लिए 2 ड्राइवर और 2 स्कूल बस का इंतजाम करने को कहता है। साथ ही वो सभी से कहता है कि पुलिस या कोई दूसरा आदमी हमारा पीछा ना करे तो सही रहेगा, वरना एक एक लड़की मारी जाएगी जिसके जिम्मेदार तुम सब होंगे। इस तरह अब वो सारी लड़कियां, राजनाथ और अथर्व एक साथ वहाँ से निकलते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक स्कूल की लड़की दिखती है जो किसी को मार रही होती है। तभी राजनाथ बस रुकवाकर उस लड़की को बुलाता है और साथ चलने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसके पास आती तो है पर कुछ अजीब नजरों से देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर राजनाथ रास्ते में अथर्व से पूछता है कि और कितना वक्त लगेगा तुम्हारे घर पहुँचने में। तो अथर्व बताता है कि कम से कम 2 घंटे, क्योंकि मैं शहर से बाहर रहता हूँ। अब फाइनली सभी अथर्व के घर पहुँचते हैं, जहाँ घर में घुसने से पहले राजनाथ कुछ लड़कियों को पहरेदारी के लिए बाहर खड़ा करता है और कुछ लड़कियों को अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर अंदर आते ही अथर्व राजनाथ को सबसे पहले अपनी बेटी आर्या के पास लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही राजनाथ हर तरफ देखता है और पूछता है कि प्रताप कहाँ है। तो अथर्व उससे कहता है कि शर्त के मुताबिक तुम पहले मेरी बेटी को ठीक करोगे, जिसके बाद मैं तुम्हें प्रताप सौंप दूंगा। तो ये सुनकर राजनाथ उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि पहले प्रताप को दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है इस मूवी का असली खेल, क्योंकि जैसे ही राजनाथ की नजर आर्या पर पड़ती है तो वो उसे देखकर हैरान होते हुए अथर्व से पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी सच में पिछले 12 सालों से ऐसी ही है। तो इस पर अथर्व हाँ में जवाब देता है। इसके बाद अथर्व फौरन राजनाथ को उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर प्रताप बंधा हुआ था, और प्रताप को देखकर राजनाथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि प्रताप जैसे आदमी को कोई इस तरह से कैद करके भी रख सकता है। वो अथर्व से कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़े वाले राक्षस निकले जो तुमने प्रताप की ये हालत कर दी। फिर राजनाथ ये कंफर्म करते हुए कि वो आदमी प्रताप ही है, आखिर में अथर्व से कहता है कि अब जाकर अपनी बेटी को नीचे लेकर आओ। तो ये सुनकर अथर्व फौरन भागकर जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर नीचे लाकर सोफे पर बैठा देता है। इसके बाद वो वापस ऊपर जाता है और आर्या के लिए व्हील चेयर भी ले आता है। अब व्हील चेयर लाने के बाद राजनाथ अथर्व से पूछता है कि क्या तुमने प्रताप को घर आने का कोई इन्विटेशन दिया था। तो अथर्व कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, वो तो हमें एक होटल में मिला था और फिर धीरे धीरे हमारे पीछे पड़ गया। लेकिन राजनाथ का मानना यह है कि बिना बुलाए कभी भी कोई उनके जैसा आदमी किसी आदमी के घर पर नहीं आता, जैसे वो भी अभी अथर्व के घर पर तब आया जब अथर्व उसको बुलाकर लाया है। फिर आगे राजनाथ अथर्व से पूछता है कि क्या तुमने प्रताप का कोई सामान लिया था, कुछ भी जो उधार लिया हो, या फिर कोई ऐसा कर्ज हो जो तुम अभी तक उतार नहीं पाए। तो अथर्व कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ये सब आखिर क्यों पूछ रहे हो। तो राजनाथ कहता है कि पहली बात, बिना इन्विटेशन के हम लोग किसी के घर पर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर प्रताप भाई यहाँ तक कैसे आए, और चलो आ भी गए तो अब तक तुम्हारी बेटी का वशीकरण उतर जाना चाहिए था। ये सुनकर अथर्व हैरान होकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो राजनाथ कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, किसी का वशीकरण इतना ताकतवर नहीं है जो 12 साल तक चल पाए, क्योंकि अगर वो आदमी सामने ना हो तो वशीकरण हुआ आदमी कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ भूलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा कोई कर्ज अभी भी प्रताप भाई पर बाकी हो। अब अथर्व याद करते हुए कहता है कि प्रताप ने आर्या को एक बार शक्कर खिलाई थी, तो उससे भी तो ऐसा हो सकता है। तो राजनाथ कहता है कि नहीं, खाने पीने का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों तक रह सकता है। वो बताता है कि मैंने भी इन सभी लड़कियों को मंत्र वाला खाना खिलाया है, लेकिन उसका असर भी तभी तक रहेगा जब तक ये मेरे आसपास रहेंगी।
और इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम उस वक्त देख चुके थे जब वो सड़क वाली लड़की राजनाथ के पास आई तो थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी, उल्टा वो कहीं और भाग गई थी। यानी ये इस बात का संकेत था कि वशीकरण दूर होने की वजह से कमजोर हो चुका था। अब राजनाथ आर्या की शक्ल देखकर कहता है कि अथर्व, कुछ तो लिया होगा तुमने प्रताप का, वरना इतना लंबा वशीकरण कभी नहीं होता। इस तरह वो अथर्व को वापस से याद करने को कहता है। तभी एकदम से अथर्व को याद आता है कि हाँ, जब हम दोनों मिले थे तो उसने मुझे चाय पिलाई थी और उसके पैसे उसी ने चुकाए थे। तो राजनाथ कहता है कि हो गया काम, अब जाओ और जल्दी से 10 रुपए लेकर आओ। ये सुनकर अथर्व अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालता है, लेकिन राजनाथ कहता है कि 10 ही उन्होंने दिए थे तो 10 रुपए ही तुम्हें देने होंगे, ना तो 1 रुपया ज्यादा और ना 1 रुपया कम। तो इस तरह अब अथर्व टेबल पर रखे बॉक्स में से 10 रुपए का नोट निकालता है और लाकर राजनाथ को दे देता है। लेकिन राजनाथ कहता है कि ये मुझे नहीं बल्कि प्रताप भाई को देकर आओ। और हाँ, एक चीज याद रखना कि पैसे देने से पहले उन्हें ठीक से होश में लेकर आना, ताकि वो इस चीज को समझ सकें कि तुमने उनका कर्ज उतार दिया है। तो इस तरह अब अथर्व अंदर जाता है और प्रताप को होश में लाने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही प्रताप होश में आता है तो उसकी नजर सीधा आर्या पर जाती है, जहां वो देखता है कि उसकी हालत ठीक वैसी ही है जैसा उसने छोड़ा था। अब राजनाथ खुद प्रताप से कहता है कि भाई, अथर्व से पैसे ले लो और यहाँ से चलो। इस तरह अब अथर्व वो पैसे राजनाथ के हाथ में थमा देता है और फिर राजनाथ से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। तो राजनाथ कहता है कि बस हो गया, वशीकरण खत्म। ये सुनकर अथर्व हैरान हो जाता है कि बस मात्र 10 रुपए के लिए उसकी बेटी और उसकी फैमिली को इतना सहना पड़ा, और वो भी पूरे 12 साल तक। पर तभी राजनाथ उससे कहता है, तुम्हारी बेटी बाहर तो आ गई है, लेकिन अब तुम्हें उसको रियलिटी से रूबरू कराना होगा, इसलिए उसको हिलाओ, चाहे थप्पड़ मारो, लेकिन होश में लेकर आओ। तो ये सुनकर अथर्व आर्या से बातें करने लगता है और उसको देखकर रो रो कर चिल्लाने लगता है। और फिर इसी बीच जैसे ही वो सर उठाकर आर्या की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि आर्या की वो अजीब सी हंसी अब रुक गई है। इसके बाद वो बस अपने पापा को कंटिन्यू देख रही होती है। हालांकि अब आर्या बोलने की कोशिश करती है, लेकिन 12 साल की चुप्पी के बाद उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। पर फिर एकदम से वो अपने पापा को पहले की तरह डैडी बुलाती है और इसके बाद वो चीखने लगती है, जैसे अपने अंदर दबा हुआ दुख बाहर निकाल रही हो। अब वो अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है और रोते हुए उसकी नजर अचानक प्रताप के ऊपर जाती है, जिसे देखकर आर्या गुस्से में आ जाती है और फिर और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है। फिर अथर्व अपनी बेटी को व्हीलचेयर के साथ खींचकर बाहर लाता है और तभी राजनाथ वहां आ जाता है। फिर वो उससे चाबी मांगता है जिससे वो प्रताप को आजाद करके यहाँ से ले जा सके। तो इस तरह अब अथर्व उसको चाबी निकाल कर दे देता है, जिसके बाद चाबी लेकर राजनाथ सीधा जाकर लड़कियों से प्रताप की जंजीर खुलवाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्या बिल्कुल आपा खो चुकी होती है और लगातार चीखे जा रही होती है। तभी अचानक आर्या को महसूस होता है कि उसे तो सुनाई तक नहीं दे रहा, और हम समझ पाते हैं कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि लास्ट पार्ट में अथर्व ने अपनी बेटी के कानों में कैंची घुसा दी थी ताकि उसे प्रताप की बातें ही सुनाई ना दें। पर दूसरी तरफ जैसे ही राजनाथ प्रताप को आजाद करवाता है, वैसे ही प्रताप इशारे में राजनाथ को बताता है कि अथर्व ने उसकी जुबान काट दी है। और दोस्तों, ये चीज हमने पहले पार्ट में भी देखी थी जब अथर्व ने प्रताप की जुबान को काट दिया था, लेकिन इस पार्ट में इस एलिमेंट को बहुत ही होशियारी के साथ डायरेक्टर भाई साहब ने छुपा कर रखा था, क्योंकि यहीं से आने वाला है मूवी का अगला ट्विस्ट। क्योंकि अब जैसे ही राजनाथ को ये पता चलता है तो वो गुस्से में अथर्व पर हमला कर देता है। इस बीच जब आर्या अपने पिता को बचाने आती है तो राजनाथ उसे भी धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन अथर्व अब उससे माफी मांगता है कि वो उसे माफ कर दे, जबकि राजनाथ उससे कहता है कि वो अब उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे वो अपनी विद्या के लिए तरसेगा वैसे ही अब अथर्व भी अपनी बेटी के लिए तरसेगा। और दोस्तों, उसके इन शब्दों से हमें ये समझ में आ जाता है कि आखिर वो प्रताप को क्यों ढूंढ रहा था। तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। जब अथर्व राजनाथ को लेकर अपने घर जा रहा था तब हम देखते हैं कि उस वक्त दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी, जिससे इस राज का पर्दा उठ गया था कि आखिर राजनाथ प्रताप को क्यों ढूंढ रहा था। तो बात ये थी कि प्रताप एक तरह से राजनाथ का गुरु था और ये वशीकरण की विद्या उसने उसी से सीखी थी, जिसके लिए वो अक्सर उसके पास आया जाया करता था। लेकिन 12 साल पहले जब अथर्व ने प्रताप को पकड़ लिया तो उसके बाद से राजनाथ प्रताप से मिल नहीं पाया। उसने कुछ दिन वेट किया और फिर उसको फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो राजनाथ को शुरू में ऐसा लगा कि प्रताप किसी विद्या के लिए दूर निकल गया होगा, और उसका ऐसे सोचने का एक रीजन भी था, क्योंकि एक बार पहले भी प्रताप अपनी विद्या के लिए 3 साल तक घर से गायब हुआ था और फिर वापस आ गया था।
तो इस बार भी राजनाथ को ऐसा लगा कि वो वापस आ ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और प्रताप वापस नहीं आया। फिर राजनाथ को जब आगे की विद्या सीखनी थी तो उसने प्रताप को ढूंढना शुरू किया। वो जानता था कि प्रताप मर नहीं सकता, इसलिए जब वो उसे नहीं मिला तो उसने ये कांड शुरू कर दिया ताकि प्रताप को ढूंढने का काम पुलिस कर सके। इसके बाद बस में अथर्व ने पूछा था कि आखिर तुम लड़कियों को ही वश में क्यों करते हो, तो राजनाथ कहता है कि ऐसा करने में हमें मजा आता है। एक लड़की या औरत चुपचाप वो काम करती है जो हम कहते हैं। वो इस समाज से पहले ही इतने डिप्रेशन में होती हैं कि वो हमारे काम में अपने गुस्से को खुलकर बाहर निकाल पाती हैं, जबकि आदमियों पर वशीकरण करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पहले से ही खराब लतों में पड़े होते हैं। मतलब उनकी सोल लेडीज के मुकाबले प्योर नहीं होती, इसलिए उन पर वशीकरण का ज्यादा फायदा नहीं होता। अब दोस्तों, ये चीज हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाई गई थी, जहाँ तकरीबन हर लड़की स्कूल आते वक्त अपने पेरेंट्स से कुछ नोकझोंक करती हुई आई थी, यानी उनके अंदर रोज का वो गुस्सा भरा हुआ था। इस तरह हम समझ पाते हैं कि क्यों डायरेक्टर ने हमें एक एक लड़की को दिखाया ताकि हम इस बात से रिलेट कर पाए। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अब प्रताप उसको मिल तो चुका था लेकिन उसकी जुबान ही मौजूद नहीं है, यानी अब वो उसे वो विद्या सिखा नहीं सकता। इसका मतलब प्रताप राजनाथ के लिए बेकार था। इसलिए अब राजनाथ गुस्से में आर्या को ले जाने की बात कर रहा था। वही नुकसान वो आर्या को दूर करके अथर्व का करना चाहता था। लेकिन अब प्रेजेंट में जब वो आर्या को ले जाने लगता है तो अथर्व उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को ठीक किया है और उसे वशीकरण से बाहर निकाला है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप चले जाओ। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो कहता है कि मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का क्या हाल कर चुका हूँ वो तुम ऑलरेडी देख चुके हो। ये सुनकर राजनाथ गुस्से में आकर आर्या के मुंह पर अपना पैर रख देता है, लेकिन तभी अथर्व एकदम से अपने कानों में कुछ लगाकर उन्हें ब्लॉक कर देता है और फिर अपनी वॉच से स्पीकर को कनेक्ट करके एक बीप साउंड प्ले करता है, और वो भी हाई फ्रिक्वेंसी पर। अब उस हाई फ्रिक्वेंसी का असर वहाँ मौजूद सभी के कानों पर पड़ता है सिवाय अथर्व और आर्या के। राजनाथ भी अब नीचे बैठ जाता है। बाकी लड़कियां भी उस आवाज से परेशान होने लगती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व फौरन राजनाथ के सर पर वार कर देता है, जिससे राजनाथ बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटों बाद, जहां राजनाथ भी अब अथर्व की कैद में था। अब वो उसके साथ भी वही सब करता है जो उसने प्रताप के साथ किया था। यहाँ हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन कैंची से किसी चीज को काटने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि अथर्व उसकी जुबान भी काट चुका था। अब अगली सुबह अथर्व के घर पर वही पुलिस ऑफिसर और प्रिंसिपल आते हैं, जो उससे कहते हैं कि राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन अथर्व उनसे कहता है कि ये दोनों कोई आम आदमी नहीं है, इन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसीलिए इन्हें भी अब वही भुगतना होगा जो इन्होंने दूसरों के साथ किया है। इसलिए इनको पुलिस के हवाले करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो पुलिस वाला इस बात को समझ जाता है, क्योंकि उसने जो हैवानियत देखी थी उससे वो भी पूरी तरह से शॉक्ड था। इसलिए अथर्व का ये फैसला सुनकर प्रिंसिपल और पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अथर्व ऊपर छत पर आकर अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और अब 12 साल बाद आर्या खुद से जूस पीती है। इसे देखकर अथर्व काफी खुश होता है। पर दूसरी तरफ अब हम जानते हैं कि प्रताप और राजनाथ दोनों ही अब अथर्व की कैद में हैं। और इसी के साथ ये मूवी हमें ये हिंट देते हुए एंड हो जाती है कि अगला पार्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई इस मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब हम चलते हैं उन डिटेल्स पर जो मूवी को देखते वक्त आपने मिस जरूर कर दी होंगी। और यहाँ तक कि मेरे इतने डिटेल्ड रिव्यू के बाद भी आप उन चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं उस लड़की से जो वॉशरूम में अपनी ड्रेस को साफ कर रही थी, क्योंकि उस पर खाना फैल गया था। तो मूवी में हमने देखा कि वो लड़की लेट होने के बाद भी मंदिर में हनुमान जी की प्रेयर कर रही थी, जिसका मतलब डायरेक्टर ने हमको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं और अपने कामों के साथ साथ उनको भी याद रखते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ था, क्योंकि वो वॉशरूम गई और इस वशीकरण से बच गई। फिर आते हैं दूसरी डिटेल पर, जहाँ एक लड़की कुर्सी से नीचे गिर गई थी। अब सवाल ये आता है कि जब सभी लड़कियां घबराई हुई थी तो अकेली वही क्यों कुर्सी से गिरी, जबकि अगर राजनाथ उसको गिराता तो उसकी कोई वजह भी होती। तो मेरा मानना है कि खाने के बाद जब सभी लड़कियां घबराई हुई थी और तेज तेज सांसें ले रही थी तो शायद वो लड़की तेज सांस और घबराहट में बेहोश हो गई हो, और या फिर वो शायद अस्थमा की पेशेंट होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। फिर आते हैं तीसरी डिटेल पर, जहां ऑडियंस ने ये जरूर सोचा होगा कि जब राजनाथ ने प्रताप को देखा था तो उसकी शर्त मानने की जरूरत क्या थी। वो तो शर्त तोड़कर लड़कियों से अथर्व को मरवाकर वहां से प्रताप को लेकर निकल सकता था। तो दोस्तों, इसका जवाब है इन लोगों की विद्या में। इनके कुछ अपने रूल्स हैं जिनको ये वायलेट नहीं कर सकते, नहीं तो इनकी विद्या काम नहीं करेगी।
ऐसे ही अगर इन्होंने किसी की मदद के लिए अपना कोई वादा किया है तो इन्हें वो वादा पूरा करना ही होगा। यही वजह थी कि उसने प्रताप को देखते ही आर्या को ठीक करने के लिए अथर्व से फौरन 10 रुपए लाने को कहा था, ताकि वो उसको ठीक करके अपना वादा पूरा करे और वहाँ से निकल जाए। अब इसके बाद आते हैं एक बहुत ही माइनर डिटेल पर, जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा। आपको याद होगा कि जब राजनाथ अथर्व से पूछ रहा था कि तुमने प्रताप को अपने घर पर इनवाइट किया था क्या, तो अथर्व ने कहा था नहीं, मैंने इनवाइट नहीं किया, जबकि राजनाथ फिर भी कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना बुलाए हम किसी के घर में जा ही नहीं सकते। तो अब भले ही अथर्व को ये चीज याद नहीं थी, लेकिन अगर हम पहले पार्ट पर ध्यान दें तो जब ये लोग होटल से निकल रहे थे तो अथर्व ने ऐसे ही कैजुअली प्रताप से कह दिया था कि ठीक है भाई चलो अब चलते हैं। अब उसने तो ये कैजुअली कहा था, जैसे अक्सर हम लोग कह देते हैं, लेकिन असल में ये बोलना कि चलो अब चलते हैं एक इनविटेशन था प्रताप के लिए, जिस वजह से वो उनके पीछे पीछे आ गया था। भाई ये डिटेल सच में बहुत ही माइनर थी। अब आते हैं अगली डिटेल पर, जिसमें हमने देखा था कि एक बार अथर्व मार्केट से कुछ बड़े बड़े डिब्बे लाया था। तो दोस्तों इन डिब्बों में वही बड़े बड़े स्पीकर्स थे जिनको लास्ट में अथर्व ने प्ले करके उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया था, ताकि वो लोग उससे परेशान हो जाएं और वो राजनाथ पर काबू पा सके। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी जो मैंने अब तक नोटिस की। अब आपको मेरी ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और थ्योरी हो तो वो भी शेयर कर देना, ताकि मैं उसे पिन कर सकूं। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।